वेलकम बैक क्ली न्यूज। आज 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार हो चुका है। जानते हैं आज की बड़ी और काम की खबरें को। पहला खबर झारखंड से, दूसरा खबर देश विदेश से और तीसरा बड़ी खबर योजना से। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर है झारखंड से। सीएम हेमंत सोरेन ने नर्सिंग छात्राओं को बांटा नियुक्ति पत्र। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में किया गया, जहां सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कई छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय मंत्री चंपाई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी बच्चियों के लिए आज खास दिन है, जो नई जीवन की शुरुआत कर रही एक नर्स के तौर पर हमारी बच्चियां पढ़ लिखकर स्वास्थ्य सेवा में कड़ी जोड़ने की भूमिका निभाएगी। झारखंड में किसानों के आए अच्छे दिन। 7.6 लाख किसानों के माफ होंगे 2000 करोड़ रुपए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 तक के 7,61,869 किसानों का 2000 करोड़ रुपए का कुल कर्ज माफ करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी सहमति मिल गई है। वहीं केंद्र के कृषि बिल को झारखंड के कृषि मंत्री ने डेथ वारंट बताया। साथ ही कहा कि किसानों की रक्षा करना हमारा धर्म है। केंद्र सरकार ने कृषि बिल में राज्य सरकार को विश्वास के लिए बिना जिस तरह तमाशा देश को दिखाया, यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रांची और हटिया से जयनगर एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत 10 जोड़ी ट्रेनों पर यह है लेटेस्ट अपडेट। भारतीय रेलवे झारखंड को बिहार और नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। जिन ट्रेनों की शुरुआत होने जा रहे हैं उनमें कोलकाता जाने वाली क्रिया योग्य एक्सप्रेस, नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। इतना ही नहीं, राजधानी रांची को उप राजधानी दुमका से जोड़ने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के लिए पारा शिक्षक करेंगे हवन। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर पारा शिक्षक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हवन करेंगे। एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया। इसके तहत 2 अक्टूबर को प्रखंड एवं जिला स्तर पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना को लेकर हवन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झारखंड उपचुनाव, दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को रिजल्ट। झारखंड में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। झारखंड मंत्री ने 2 नेताओं की राजद में घर वापसी कराई। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में सदस्यता मान्य नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता के आवास पर उनकी उपस्थिति में बुधवार को डॉक्टर मनोज कुमार एवं मनोज कुमार पांडे ने पार्टी की सदस्यता ली। डॉक्टर मनोज कुमार राजद छोड़कर भाजपा में शामिल, मनोज कुमार पांडे लोजपा में चले गए। इस कार्यक्रम में प्रदेश राज्य के अध्यक्ष अभय सिंह को भी शामिल होना था। उन्होंने विलंब होने की वजह से कार्यक्रम का समय थोड़ा और बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही दोनों पार्टियों को पार्टी की सदस्यता दिलाने जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में किया गया यह कार्यक्रम वैध नहीं, इसलिए दोनों नेताओं के राजद में सदस्यता उनकी अनुमति मिलने तक मान्य नहीं है। झारखंड में अब सड़क किनारे हडिया बेचती नजर नहीं दिखेगी महिलाएं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह है संकल्प। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि अब कोई भी महिला सड़क किनारे हटिया बेचती नहीं दिखेगी। राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हटिया बनाने और बेचने वाली महिलाओं को अब आजीविका से जोड़कर मुख्य धारा में लाया जाएगा। झारखंड मंत्रालय ने आजीविका संगठन हुनर अभियान, आशा एवं फूलो झानो आशीर्वाद के अभियान का शुभारंभ एवं पलाश ब्रांड के अनावरण के मौके पर कल सीएम ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई भी महिला हटिया दारू बनाने और बेचने का कार्य मजबूरी में ही करती है। अभियान चलाकर ऐसी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसलिए शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में हडिया एवं अभिशाप है, ये समाज को कैंसर की तरफ जकड़ रहा है। राज्य में कई जगहों पर महिलाओं ने इसका भी विरोध किया है।
देश विदेश से। कल हुई सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक, शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक में शामिल हुए। कल शाम 6 बजे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठक में तीनों नेता ने हिस्सा लिए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की ये पहली बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी है सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट 8 सदस्यों का ट्रस्टी बोर्ड है। इसमें फिलहाल 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, हर्षवर्धन नेवतिया, पीके लहरी, जीडी परमार शामिल हैं। ट्रस्ट के वर्तमान चेयरमैन केशुभाई पटेल है। सोमनाथ ट्रस्ट की प्रभास पाटन में मौजूद सभी 64 मंदिरों का प्रबंधन देखता है। इसके अलावा ट्रस्ट के पास 2000 एकड़ जमीन भी है। ट्रस्ट की दूसरी जिम्मेदारियों में चंदा एकत्र करना और मंदिर से संबंधित सभी देखभाल के कार्य का संचालन करना होता है। आखिर क्या है सोमनाथ ट्रस्ट? सोमनाथ ट्रस्ट एक धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यह गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर है। इस ट्रस्ट के पास ही सोमनाथ मंदिर, 64 अन्य मंदिर, इसके गेस्ट हाउस का ध्यान और रखरखाव रखने का अधिकार है। ट्रस्ट का कामकाज इसके ट्रस्टी देखते हैं। ट्रस्टी के बोर्ड में एक चेयरमैन और सचिव समेत 8 सदस्य होते हैं। पीएम मोदी का मनाली दौरा, पुलिस चेकिंग में ट्रस्टी गाड़ी में 3 रिवाल्वर बरामद, 4 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यहां एक ट्रस्टी गाड़ी से 3 रिवाल्वर बरामद किए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को मनाली आएंगे। ऐसे में यहां सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। वीआईपी और वीवीआईपी की मूवमेंट के चलते सुरक्षा कड़ी की गई है। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। भारत बांग्लादेश मिलकर करेंगे टेक्सटाइल बाजार से चीन की छुट्टी, एमओयू जल्द होने की उम्मीद। भारत वैश्विक टेक्सटाइल बाजार से चीन की छुट्टी बांग्लादेश के साथ मिलकर करेगा। इस संबंध में दोनों देश सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गए हैं और जल्द ही इस सिलसिले में भारत बांग्लादेश के बीच आपसी समझौते हो सकते हैं। इस समझौते को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए बुधवार को टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत में 84% ड्रग्स की घुसपैठ पाकिस्तान से होती है। ईयू सर्वे के अनुसार ड्रग्स माफिया को लेकर अब पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ सामने आया है। भारत में प्रवेश करने वाले 80% से अधिक ड्रग्स या नशीले पदार्थ पड़ोसी देश पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे हैं, जिन्हें चौंकाने वाला चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये आंकड़ा ईयू रिपोर्ट के एक लेख में दिखा गया है। हाथरस की बेटी तो हफ्ते भर में न्याय मिलेगा, लेकिन राजस्थान की बेटी को कब न्याय दिलाएगी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी और मीडिया के एक तबका हाय तौबा मचाए हुए है। यूपी सरकार पर कार्रवाई करने को आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है। सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। खतरे में है गोरखनाथ मंदिर, एसएसपी को मिली उड़ाने की धमकी, पुलिस के उड़े होश। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद ऐतिहासिक फैसला आने को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी रहा।
हालांकि इस दौरान गोरखपुर एसएसपी को आए एक फोन कॉल ने पुलिस के होश उड़ा कर रख दिया है। दरअसल बुधवार सुबह गोरखपुर एसएसपी के पास एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले से आडवाणी खुश, लगाए जय श्री राम के नारे। बाबरी विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भाजपा के वयोवृद्ध नेता व देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया और अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय उन्हीं अन्य फैसलों के अनुरूप है जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उनके सपने का मार्ग प्रशस्त किया है। आडवाणी इस मामले के 32 आरोपियों में एक है और राम जन्मभूमि के आंदोलन के अगुवा थे। हाथरस पर बड़ा खुलासा सामने आई, गैंगरेप पीड़िता की रिपोर्ट, डॉक्टर ने बताई सच्चाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में गैंगरेप की पीड़िता को 15 दिन बाद मौत हो गई। ऐसे में गैंगरेप पीड़िता की मौत की वजह को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। हादसे के बारे में डॉक्टर के अनुसार पीड़िता की मौत गले और रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण हुई है। वारदात के समय घसीटे जाने की वजह से और गिरने की वजह से पीड़िता के कमर और कूल्हे भी गहरी चोट लगी है। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में आई चोट के कारण उनके नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तमिलनाडु राज्य में फिर लगा लॉकडाउन, 31 अक्टूबर तक इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। केंद्र सरकार जहां अनलॉक 5 के दिशा निर्देश की घोषणा करने के लिए तैयार है, वहीं तमिलनाडु की सरकार ने मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। LAC विवाद में भारत का पक्ष रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर संभालेंगे सैन्य अकादमी की कमान। लद्दाख की राजधानी लेह में भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जिन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ LAC विवाद में भारतीय प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया है, वो अब सैन्य अकादमी का कार्यभार संभालेंगे। लेह स्थित मौजूदा 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, जो सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ सैन्य वार्ता में लगे हुए थे, अब 1 अक्टूबर से देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की कमान संभालेंगे। यूपी सरकार बोले यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रारंभ हो रही है धान की खरीद के लिए सभी प्रबंध करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि आवश्यकता अनुसार धान क्रय केंद्र स्थापित करते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार उनकी उपज की खरीद की व्यवस्था की जाए। यह जानकारी आज यहाँ देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2020-21 हेतु धान कम से कम का समर्थन मूल्य 1868 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर यानी कि आज से बदल जाएंगे 10 नियम। ड्राइविंग के लिए अब लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है। देश में 1 अक्टूबर 2020 कई जरूरी नियम बदल जाएंगे। इसमें मोटर व्हीकल्स रूल 1989 के अलावा उज्ज्वल योजना, स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े कई अहम नियम शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। पहला, ड्राइविंग के दौरान असली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा, ड्राइविंग के दौरान अब रूट देखने के लिए कर सकते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 से खत्म। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन की सुविधा 30 सितंबर 2020 से खत्म हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने इस योजना की मियाद सितंबर तक बढ़ा दी थी। चौथा, विदेश पैसे भेजने पर लगेगा 5% टैक्स। पांचवा, मिठाइयों की एक्सपायरी बताना जरूरी। छठा, स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव। 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियमों में भी बदलाव होंगे। इसके तहत अब बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं। इसके साथ अब 17 अस्थायी बीमारियां पॉलिसी में कवर होगी। 7वां, टीवी खरीदना हुआ महंगा। 8वां, सरसों के तेल में मिलावट पर रोक। सरकार ने सरसों के तेल में अन्य किसी तेल के मिलावट पर रोक लगा दी है। अभी तक सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पंप तेल या अन्य किसी खाद्य तेल में मिलावट की जाती थी। 9वां, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए एक नया निर्देश। 10वां, ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए कारोबार करने पर 1% टैक्स। करदाताओं के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर नहीं बल्कि 30 नवंबर है आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख।
आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, फिर इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था और बाद में 30 नवंबर तक किए जाने की घोषणा हुई थी। आज आयकर विभाग ने एक बार फिर से यह जानकारी दी है। कोरोना काल को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न्स दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। अनलॉक 5 में स्कूल, कोचिंग और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद, बार खोलने की अनुमति। संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्कूल, कोचिंग बंद रहेंगे, लेकिन जिला प्रशासन ने बार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क भी फिलहाल बंद रहेंगे। DM सविन बंसल की ओर से जारी आदेश के तहत जिले में बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। आदेश से स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के तहत अनलॉक की गाइडलाइंस के तहत बार व रेस्टोरेंट में नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बार काउंटर पर शराब नहीं परोसी जाएगी, न ही वहां पर स्टूल की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के बाहर व अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। हैंड सैनिटाइजर की सुविधा होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को फेस मास्क व हैंड ग्लव्स पहनना होगा। बार में प्रवेश के समय ग्राहकों को इंफ्रारेड थर्मल मीटर से तापमान जांचना होगा। सामान्य तापमान होने पर ही प्रवेश देना होगा। परिसर में 50% लोग ही बैठ सकेंगे। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। वहीं कोचिंग सेंटर के शिक्षक जिला प्रशासन के बार बार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। अब वे मजबूर होकर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान भी कर चुके हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।